देखिए, किसान आंदोलन यदि उभरा है, हालांकि सत्तारूढ़ दल ये कहता है कि ये विपक्षी दलों के षड्यंत्र हैं, इसमें बदमाश आ रहे हैं, इसमें गुंडे आ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि विपक्षी दल के भी यदि कोई षड्यंत्र है तो विपक्षी दलों को षड्यंत्र करने का अवसर सत्तारूढ़ दल क्यों दे रही है। दूसरी बात, यदि किसान आंदोलित है तो सत्तारूढ़ दल को यह मानना चाहिए कि उसके किसान कानून में कहीं ना कहीं छेद है, खामियां हैं, और यदि खामियां है तो किसानों की भावनाओं के अनुरूप केंद्र सरकार को उनसे वार्ता करके उनके सुझावों को आत्मसात करते हुए कानून में संशोधन करके कानून को लागू करना चाहिए। तो इस विषय पर अखिल भारत हिंदू महासभा किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जैसा कि ऋषि त्रिवेदी जी 2 साल से किसान आयोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यदि सरकार ने किसान आयोग की मांग को स्वीकार किया होता तो शायद आज इतना बड़ा और उग्र किसान आंदोलन करने की स्थिति नहीं आई होती, क्योंकि उस कार्य को किसान आयोग देख रहा होता। तो निश्चित रूप से किसान आयोग केवल उत्तर प्रदेश स्तर की आवश्यकता नहीं, ये एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, और इस दिशा में केंद्र सरकार को विचार करके किसान आयोग का गठन करना चाहिए, और केंद्रीय स्तर पर किसान आयोग का गठन करके उन्हें राज्य स्तर पर सभी राज्य सरकारों को राज्य किसान आयोग के गठन का निर्देश जारी करना चाहिए। जिस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा ने लव जिहाद पर दूसरा मामला जो है कल निपटाया है, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे विशेष? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा वो लव जिहाद हो, वो भू जिहाद हो, या किसी भी प्रकार का जिहाद हो, क्योंकि जिहाद शब्द भारत के राजनीतिक चरित्र और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की भावनाओं के विपरीत है, और विशेषकर हिंदू समाज के। तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू, नया कानून लागू होने के बाद हिंदू महासभा ने एक सफलता अर्जित की, और इस सफलता को पूरे प्रदेश में स्थान स्थान पर दोहराया जाएगा, और कानून के आलोक में किसी भी प्रकार के लव जिहाद के प्रकरण को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लव जिहाद कानून बना है योगी सरकार द्वारा, उसका स्वागत करते हैं, पर थोड़ी सी उसमें भी हमारे मन में पीड़ा है कि योगी सरकार ने इसमें थोड़ा सा जातिवादी रूप दिया है कि इस जाति की महिला के साथ ऐसा होगा तो ये सजा होगी, इस जाति की महिला के साथ होगा तो ये सजा होगी। ये हिंदुत्व के चरित्र के विपरीत है। किसी भी नारी के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उसको जातिवाद में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जाति व्यवस्था तो सनातन संस्कृति के लिए एक अभिशाप है, जिसको मिटाने के लिए हिंदू महासभा लड़ रही है। और हिंदू महासभा चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इस कानून से भी जाति व्यवस्था को समाप्त करके किसी भी महिला के साथ इस तरह का प्रकरण होता है तो क्रूरतम और अधिकतम सजा जो वो दी जाए। जैसा कि आपके संगठन ने योगी जी के इस फैसले का स्वागत किया था और उस पर और सख्ती की बात कही थी, उस पर क्या सख्ती और होनी चाहिए? देखिए, सख्ती की जो बात है, एक तो जो सजा का प्रावधान है वो कम है, 5 साल 10 साल। मैंने यदि कोई अपराधी इस तरीके का अपराध करता है तो उसको ये पता है कि मैं 5 साल बाद फिर जेल से छूटकर आऊंगा और फिर से लव जिहाद के माध्यम से हिंदू नवयुवतियों को बहलाऊंगा। तो इसकी सजा को न्यूनतम रूप से आजीवन कारावास किया जाए, और अधिकतम रूप से यदि अपराध का विशेष श्रेणी का अपराध हो, जो जिसको कहते हैं जघन्य अपराध, तो इसमें फांसी तक की भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि लव जिहाद पर डीएम से आदेश लेकर आप किसी तरीके का वो कर सकते हैं, तो क्या इस पर भी क्या कुछ और सख्ती होनी चाहिए? देखिए, यदि अब लखनऊ का प्रकरण लेंगे जी, तो हिंदू महासभा के प्रयासों से जो यहाँ का शासन प्रशासन जागृत हुआ और उस विवाह को रुकवाने में सफलता हासिल की, तो ये केवल कानून या पुलिस या शासन का कार्य नहीं है कि वो रोके, ये जागरूक जनता का कार्य है कि यदि उसके क्षेत्र में इस तरीके का कोई प्रकरण उत्पन्न हुआ है
तो वो उस बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके, और जब तक शासन प्रशासन उसको रोक नहीं देता उसके पीछे पड़ा रहे, और उसके लिए हिंदू महासभा का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहेगा। और मैं ऋषि त्रिवेदी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं शिव पूजन दीक्षित जी, इनको ये निर्देश देना चाहूँगा कि वो जिला स्तर पर हिंदू महासभा के एक जो जिला कार्यकारिणी क्लब अलग से एक कार्यकर्ता की नियुक्ति करे, जो केवल लव जिहाद के प्रकरणों पर निगाह रखेगा और उसकी सूचना मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष को सूचित करते हुए अपने स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करके उसको रोकेगा। मैं शुरू से ही किसान आयोग की बात को उठाता रहा, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा, जबकि योगी जी को 2 बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। जो आज ये उग्र आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसका मुख्य यही कारण है कि किसानों की सुनी नहीं जा रही। जब तक ये क्यों किसान आयोग की बात उठ रही है, कितने किसान यूनियनें हैं वो भी बात उठा रहे हैं किसान आयोग का गठन होना चाहिए। आज 2 साल 3 साल हो रहा है, गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ रहा है। धान आज भी जो है 10 रुपए 12 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि लेवी में 18 रुपए किलो है, ठीक है, लेकिन लेवी ले नहीं रही है, किसान परेशान हो रहा है। इसलिए जब तक कि किसान आयोग का गठन नहीं होता है तब तक मूल्य निर्धारण सही समुचित रूप में नहीं हो सकता। इसलिए किसान आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी का पद रिक्त था और आपके निर्देशन और सलाह पर प्रदेश प्रभारी जी को नियुक्त किया गया, क्या विशेष कहना चाहेंगे, किस तरीके की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है? ऐसा है कि प्रदेश प्रभारी का पद रिक्त था जी। आगामी 2022 का चुनाव आ रहा है जी। जिसके लिए मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में प्रभारी की बहुत ही सख्त आवश्यकता थी जी। इसी के तहत मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी जी से बात की, अध्यक्ष जी से, और मैंने अपना एक नाम दिया। हमने कहा प्रभारी के लिए उचित हैं और हम इनके मार्गदर्शन में कार्य करना चाहते हैं जी। मेरी सलाह को माना गया और उनको प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। ये मैं जरूर प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने उनसे कहा था, यदि उन्होंने मेरी बात को रखा है तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में प्रदेश में बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे कि प्रभारियों की नियुक्ति हो गई, ठीक, अब प्रभारी जी हमारे जिला प्रभारियों की नियुक्ति करेंगे, मंडल प्रभारी की नियुक्ति करेंगे, जिसके तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्षों का चुनाव करा करके उनको एक समुचित अधिकार देंगे। विधि प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनसे सलाह करके हमारा नाम केंद्र को भेजा और एक प्रभारी पद का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हमें सौंपा। उस दायित्व को देखते हुए मैं प्रदेश कार्य समिति का, प्रदेश कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं ज्ञापन मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मुझे प्रदेश प्रभारी बनाने के बाद में मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आवाज़ जन जन तक बनाएं, क्योंकि संघौ कलयुगे शक्ति। जब तक हमारे पास संगठन नहीं होगा, हमें कोई मानने वाला, कोई जानने वाला नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हम गांव तक जाएं, क्योंकि गांव से ही राजनीति का प्राकट्य होता है। गांव के लोगों को अपनी राजनीति का हम प्रारंभ करें। शहर से तो सभी राजनीति का प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैं गांव के लोगों को जो है नेता बना करके गांव के लोगों को हिंदू महासभा की सबसे बड़ी बात है कि वो सोचती है हमको अपनाएगा कौन। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। एक राक्षस का वध करने के बाद जब उस राक्षस का वध किया था तो उन्होंने एक बात कही कि आपने तो एक ऐसा काम किया है, हमें विधवा कर दिया। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले इसने हमसे कहा था कि जब 16,108 हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे, और इसको आपने तो मार दिया, इसको तो आपने हमको मार दिया है, इसलिए हम विधवा हो गए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम आपको अपनाते हैं, अपना नाम हम देते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करें। अगर हमारी किसी भी हिंदू कन्याओं से, हिंदू माताओं से, हिंदू बहनों से अगर कोई ऐसी लव जिहाद के चक्कर में कोई घटना घटती है तो उसको हम छोड़ करके नहीं, उसको अपनाएं और उसको साहस प्रदान करें कि आप लड़िए, हिंदू महासभा आपके साथ में है। आयोग का गठन है,
ये उनकी जो है सबसे बड़ा एजेंडा अगर कोई लेकर के हमारे अध्यक्ष जी चल रहे हैं तो किसान आयोग के गठन को लेकर के चल रहे हैं। इसी में हम लव जिहाद का भी चाहता हूं कि लव जिहाद नाम आए ही ना। हमारे हिंदुत्व में जितने हिंदू भाई बहन हैं वो सब इस बात को आगे ले जाकर के जनता तक पहुंचाए कि लव जिहाद क्या होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि लव जिहाद में कैसे लोग हमको फंसाते हैं मीठी मीठी बातें करके। क्योंकि एक मुस्लिम वर्ग ऐसा है, बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो किसी वर्ग का नाम नहीं लेते हैं। मैं मुस्लिम वर्ग का सीधे स्पष्ट शब्दों में नाम लेता हूं। इनको विदेशों से फंडिंग होती है और फंडिंग होने के बाद में हमारे धर्म की कन्याओं का जो है मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण होता है। उसे यौन शोषण करने के बाद में वो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री आवास के सामने एक महिला ने आत्मदाह किया था, वो भी एक लव जिहाद की शिकार थी। तो सबसे पहले हम कानून का साथ देते हुए लव जिहाद को रोके। दूसरी बात है कि हम जब जन जन तक जाएंगे, जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हिंदू महासभा ही हिंदुत्व की सच्ची हितैषी है। और उसी के साथ में हमारा जो आगे, जैसे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने जो है बताया है कि हमारा एक जो है चुनाव से पहले हम एक अपना एजेंडा तैयार करेंगे। उसमें सबसे बड़ा, सबसे ऊपर हमारे 2 एजेंडे होंगे। सबसे पहले जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है श्रीवास्तव एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद वाला मामला जो कल परसों शाम को मेरे पास मिश्रा जी का फ़ोन आया और इन्होंने हमको इस बात की सूचना दी और उसके बाद हमने उनसे आग्रह किया कि वो एक प्रार्थना पत्र पहले थाने में दें, जिसको मानते हुए जिला अध्यक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष को दिया गया। पहले तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि अभी कोई ऐसा कानून नहीं है कि 2 धर्म के लोग अलग अलग शादी नहीं कर सकते हैं। तब मैंने ये बताया कि ऐसा स्पेशल मैरिज एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि 2 धर्म के लोगों को शादी करने के लिए पहले बाकायदा SDM मैरिज के यहाँ एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और उसमें जब थाने से आख्या आ जाती है तभी कोई 2 अलग अलग धर्म के लोगों का विवाह पंजीकरण हो सकता है। अन्यथा 2 अलग अलग धर्म के लोगों, कोई भी, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे हिंदू सिख हो, हिंदू ईसाई हो, कोई भी 2 धर्म के लोग आपस में बिना मतलब 2 विभिन्न धर्मों के लोग विवाह नहीं कर सकते अगर वो एक धर्म के नहीं हैं। तो उसके बाद SHO से बात हुई। SHO ने भी हमारे विधि प्रकोष्ठ के द्वारा SHO ने पहले तो उसको टालने की कोशिश करी, लेकिन जब उसको कानून बताया गया और नया जो ये अध्यादेश अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा पारित किया गया है, तो उसको जब उसकी जानकारी उसको दी गई और उसके बारे में उसको बताया गया तब, और स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया, तब उसने इसका संज्ञान लिया। और जो परिवार, जिस परिवार की लड़की जिसके माँ और बाप, उसका सौतेला बाप था, जो कि सब लोग पैसे के दबाव में और उस चीज़ को वो शादी के लिए राजी हो गए थे, तो जब उनको SHO को, थानाध्यक्ष को ये बताया गया कानून के बारे में, तब उसने उन सारे परिवार वालों को बुला करके थाने में दिन भर बैठा के रखा और थाने में बैठा के रखने के बाद अंततः शादी नहीं हो सकी उन दोनों की। और आज अखबार में भी ये सूचना आई, ये न्यूज़ आई कि लड़की के पिता ने स्वयं ये कहा कि शादी नहीं हो सकी और फिर सारे मेहमानों को उन्होंने खाना वाना खिला करके विदा कर दिया। तो इस तरीके से विधि प्रकोष्ठ ने जो है अपना कार्य जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते माननीय प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी ने मुझ पर कार्यभार सौंपा है, तो उस तरीके से हमारी जो अपनी एक विधि प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी है उसने उस दायित्व का पूर्ण निर्वहन किया। अध्यक्ष जी, क्या किसी तरीके की आपकी अखिल भारत हिंदू महासभा में क्या इस तरीके की कोई विशेष टीम बनाई गई है या बनाई जाएगी? नहीं, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम पूरी गठित हो गई, जिसका शपथ ग्रहण समारोह परसों 5 दिसंबर को प्रेस क्लब में आयोजित है दोपहर 1 बजे। और अभी जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के गठन का कार्य चल रहा है, और ये धीरे धीरे
मेरी ये पूरी कोशिश है कि 2020 में ही हम पूरे प्रदेश में हर जिले में एक एक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ तो हम नामित कर ही देंगे। उसके बाद वो जिला अध्यक्ष अपने नीचे कार्यकारिणी बनाएगा और वही हर जिले में जो जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ का होगा वो किसी भी हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के किसी भी कार्य को, जो कि अगर सरकार और प्रशासन उसका संज्ञान नहीं ले रही है तो उसका संज्ञान करवाएगी और उसको अगर कोई असंवैधानिक काम हो रहा है तो उसको रोकेगी और उसमें सहायता प्रदान करेगी। जाकर के फिर जो एक विशेष रूप से टीम बनाने की बात है उसके बारे में भी विधि प्रकोष्ठ